नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले नजर देश दुनिया के कोरोना आंकड़ों पर। विश्व में अब तक कोरोना के 20 करोड़ 92 लाख मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं भारत में ये संख्या 3 करोड़ 22 लाख तक पहुंच गई है। गुजरात में अब तक कोरोना के 8 लाख 25 हजार केस सामने आ चुके हैं। और आइए अब नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान में तालिबान के डर से हाहाकार, हजारों लोग पलायन करने मजबूर। काबुल से भारत के 150 अधिकारी लौटे जामनगर, भारतीय नागरिकों को वापस लाने की सरकार की कोशिश। और वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी के अफगानी छात्रों में डर का माहौल, परिवार को लेकर चिंतित। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और वहां अपनी कट्टरता दिखाने की शुरुआत कर दी गई है। अफगानिस्तान में कट्टर रिवाजों के पालन का ऐलान कर दिया गया है। वहां से लोगों का पलायन लगातार जारी है और भारत के लोगों को वापस लाने का काम भी भारत सरकार लगातार कर रही है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाने से हजारों अफगानी जल्द से जल्द यहां से भागना चाहते हैं। तालिबान भले ही ये कहता रहे कि वो लोगों की रक्षा करेगा और किसी को परेशानी नहीं होने देगा, लेकिन हकीकत यही है कि तालिबान का दमनकारी शासन शुरू हो गया है। तालिबान के काबुल पर कब्जा करते ही अफगानिस्तान 20 साल पीछे पहुंच गया है। महिलाओं को बुर्के में रहने के आदेश दिए गए हैं। कामकाज छोड़कर घर संभालने की नसीहत भी दी गई है। पुरुषों को कहा गया है कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी है और दाढ़ी नहीं कटवानी है। लड़कियों और बच्चियों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में लोग किसी भी तरह अफगानिस्तान से भागना चाहते हैं। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए भारत सरकार ने काबुल में स्थित राजदूत रुद्रेद टंडन और उनके भारतीय स्टाफ को वापस बुला लिया है। अफगानिस्तान में फंसे बाकी भारतीय भी सुरक्षित इलाके में हैं और 1-2 दिन में उन्हें भी एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा। विदेश मंत्रालय भी सोमवार को ही ये कह चुका है कि अफगानिस्तान की घटना पर करीब से नजर बनाए हुए हैं और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में कुछ भारतीय नागरिक हैं जो वापस लौटना चाहते हैं और हम उनके संपर्क में हैं। हम हर भारतीय से अपील करते हैं कि वो फौरन भारत लौटे। हम अफगान सिख हिंदू समुदाय के प्रतिनिधियों से भी लगातार संपर्क में हैं। जो लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं उन्हें भारत लाने की पूरी सुविधा दी जाएगी। अफगानिस्तान के काबुल में कई भारतीय बसते थे जिन्हें भारत सरकार ने वापस बुला लिया है। आज करीबन 150 भारतीयों को लेकर वायुसेना का विमान जामनगर पहुंचा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के हालात पल पल बदतर हो रहे हैं। इस बीच भारत सरकार अफगानिस्तान में फंसे अपने नागरिकों और अधिकारियों को निकालने के लिए वायुसेना का सहारा ले रही है। वायुसेना का C-17 विमान काबुल से उड़ान भरकर गुजरात के जामनगर पहुंच गया है, जिसमें भारतीय अधिकारी समेत 150 लोग सवार थे। जामनगर से ये विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के लिए रवाना हुआ। सूत्रों के अनुसार भारतीय अधिकारियों को कल शाम को ही काबुल हवाई अड्डे के सुरक्षित क्षेत्र में ले आया गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगची ने इस पर कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि काबुल के राजदूत और उनके स्टाफ को फौरन भारत वापस लाया जा सके। इस मौके पर जामनगर एयरफोर्स स्टेशन पर उड्डयन राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह जाडेजा मौजूद रहे। साथ ही कलेक्टर, प्रांत अधिकारी, मामलतदार और भाजपा नेताओं की भी इस मौके पर उपस्थित रही। काबुल से जैसे ही विमान वापस लौटा, भारत माता की जयकारे के नारे भी एयरफोर्स स्टेशन में गूंजते हुए सुनने मिले। मैं अनूप कुमार गुप्ता, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल का एक कमांडो हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारतीय दूतावास काबुल और अफगानिस्तान में दूसरे कांसुलेट की सुरक्षा की जिम्मेदारी ITBP के चुने हुए कमांडो को सौंपी गई है। और हमारा ये सौभाग्य रहा है कि हम उस ड्यूटी अपनी सौंपे गए ड्यूटी में जो हमारी कर्तव्य था उसमें 100% सफल हुए हैं। इस समय सिचुएशन जो काबुल की है बहुत ही भयंकर थी, परिस्थितियाँ जो कि बयान नहीं की जा सकती है। लेकिन ITBP के कमांडो ने अपने कमांडिंग ऑफिसर
श्री रविकांत गौतम जी के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा किया। वहाँ पे परिस्थितियाँ ऐसी बन रखी थी कि कभी भी डिप्लोमेट के ऊपर अटैक, कैंप अटैक और कनवाई अटैक हो सकता था। हमें बहुत ही कम समय मिला, लेकिन हम उस कम समय में भी अपने सीईओ के नेतृत्व में अच्छी प्लानिंग किया और सही सलामत हर एक डिप्लोमेट इंडियन को हमने एयरपोर्ट तक। कितने घंटे की जर्नी करके आया है? मैं आता हूँ उस पॉइंट में। तो जो बेसिक चीज़ें हैं कि हमने सही सलामत हर एक डिप्लोमेट जो भी भारतीय दूतावास में थे, जो भी वहाँ पे इंडियन मौजूद थे, उनको हमने सही सलामत एयरपोर्ट तक पहुँचाया। फर्दर यहाँ पे इंडिया तक आए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए भारत सरकार के अफगान नागरिकों के लिए एक विशेष वीजा का प्रावधान बनाया है। इसका नाम ई इमरजेंसी XMISC वीज़ा रखा गया है। ये वीज़ा का एक नया कैटेगरी है जिसके लिए आवेदन करने वालों का काम जल्दी किया जाएगा। ऐसे वीज़ा धारकों को भारत में प्रवेश की अनुमति सरल हो जाएगी। अफगानिस्तान के हजारों छात्र भारत में पढ़ाई करते हैं और अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, इन छात्रों में डर और दहशत का माहौल देखने मिल रहा है। बड़ौदा की पारुल यूनिवर्सिटी में भी कुछ ऐसे ही स्टूडेंट पढ़ते हैं जो अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और वहां अपने परिवार की स्थिति को लेकर फिलहाल चिंतित है। भारत में अभी 2000 से ज़्यादा छात्र अफगानिस्तान से पढ़ाई के लिए आए हुए हैं। मैं जहां अभी खड़ी हूं, ये है पारुल इंस्टीट्यूट का कैंपस, जहां पर 25 से ज़्यादा छात्र अफगानिस्तान के पढ़ाई करते हैं। कुछ छात्रों से हम बात करेंगे कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है, कितने परेशान हैं वो अपने परिवारजनों को लेकर और वो क्या महसूस करते हैं भारत में। तालिबान ने जब अफगान पर कब्जा कर लिया है तो वहाँ के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमारे भारत में जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, वो क्या सोचते हैं वहाँ के हालात को लेकर और क्या महसूस करते हैं अभी भारत में रहते हुए। कई सारे छात्र हैं हमारे साथ जो हमसे बात करेंगे इसी मुद्दे। सबसे पहले मुस्तफ़ा, आपसे बात करेंगे हम। कहाँ से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं मुस्तफ़ा कुरैशी हूँ, अफ़गानिस्तान काबुल प्रोविंस से। आप काबुल से हैं। मुस्तफ़ा, कल हमने कुछ तस्वीरें देखी काबुल एयरपोर्ट की, बहुत ही दिल दहलाने वाली तस्वीरें हमने देखी। तो आप जब आपके परिवार के साथ में कनेक्ट हो, वहाँ से उनसे बात होती है, ये हालात के बारे में क्या आपसे कोई बात हुई कल? हाँ, बात हुई फैमिली से। जिस तरह से हम वीडियोज़ में देखते हैं उस तरह पूरे काबुल में वो हाल नहीं है। ये सारे वीडियोज़ जो है सिर्फ कुछ जगह के लिए है। जो कोई भी अगर लोग बहुत ज़्यादा रश करते हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और अगर कुछ गलत करते हैं तो आर्मी एक बार ऐसा फ्री फायर ऊपर करता है आसमान में, तो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। उसकी वजह से ये एयरपोर्ट में भी ये हालात जो हुआ था उसी की वजह से हुआ था। और जिस तरह से आपने देखा कि लोग एयरप्लेन के ऊपर चढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल से, मेरे पर्सनल ओपिनियन से, कोई पढ़े हुए इंसान तो ऐसा नहीं करेगा। तो हम पूरे एरिया को या पूरे प्रोविंस को इस बेस पे जज नहीं कर सकते। अगर भारत सरकार मान जाती है तो परिवार को यहाँ बुलाया जाए? ऑब्वियसली सब अपने परिवार के शांति चाहता है। तो मैं भी जब वैसे हाल बुरा था वहाँ पे, मैं सोच रहा था कि मेरे फैमिली अगर हो सके तो वहाँ से कुछ टाइम के लिए, जब तक वापस अफ़गानिस्तान का हालात सिचुएशन वापस अच्छा हो जाए, तो मेरी फैमिली इधर आए। पर ऑब्वियस बात है, यहाँ पे भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वीज़ा उतना ईज़िली नहीं मिल सकता, तो इसलिए फिर ये नहीं हुआ। वरना मेरे ख्याल में था ये कि मेरी फैमिली वहाँ से इधर आए ताकि सेफ़ रहे। यानी उम्मीद ये है कि मैं खुद यहाँ सेफ़ हूँ तो मेरा परिवार भी यहाँ आकर सेफ़ रहें। अभी जो परिस्थिति खड़ी हुई है, क्या मानसिक स्थिति है आपकी? आपके परिवार से आपका संपर्क हो पाता है रोज़ाना? जी, मेंटली एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जैसे ओवरटेक हो जाएगा सब जगह में, तो मेंटली सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। स्पेशली जो हम है और अभी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा हमको टेंशन होती है, तो हमको कुछ ज़्यादा ही मेंटली हम परेशान हो जाते हैं एंड स्ट्रेस में हो जाते हैं हम। तो फैमिली से हम जब बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो लोग हम के लिए जो हम स्ट्रेस में ना जाए और पढ़ाई से
हम दूर ना हो जाए, इसकी वजह से हमसे छुपा रहे कुछ बातें, नहीं बोल रहे सब। लेकिन जितना मेरे को पता है काबुल में जो ओवरटेक हो गया है, एक बात अच्छा था कि वॉर की वजह से नहीं हो गया, तो लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं हो गया उतना। लेकिन अभी लोग जो है ज़्यादा ऐसा परेशान हो गए हैं और अभी ऐसा डर गए हैं सब लोग ज़्यादा। क्या कहना चाहोगे इंडियन गवर्नमेंट को, क्या उम्मीद है आपकी? हम फैमिली के लिए यही चाहते हैं कि अगर जितना जल्दी से हो सकता है उन लोगों के लिए भी कुछ प्रोवाइड करे और मदद सेंड करें, क्योंकि हम तो सेफ़ है, हम तो इधर सेफ़ है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फैमिली के लिए हमको बहुत ज़्यादा काफ़ी टेंशन है। जैसा हमको शायद उधर इतना भी हालत ख़राब नहीं होगा, लेकिन हम मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट है, हम पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। उसका रीज़न है कि हम हमेशा यही सोच रहे हैं कि अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, तो इसकी वजह से थोड़ा सा हम डिस्ट्रैक्टेड है। उम्मीद यही है कि वीज़ा के प्रोसेस में कुछ मदद करें हमको, और अगर हो सकता है तो फैमिली के लिए भी कुछ अगर फ़्लाइट रेडी कर सकता है तो अच्छा होगा। आपका वहाँ पर इनके अभिभावकों के साथ में कोई संपर्क होता है, पेरेंट्स से आपसे बात होती है? जी मैडम, अभी सुबह ही एक स्टूडेंट है हमारा मुस्तफ़ा करके, जो MBA का विद्यार्थी है, तो उनसे बात हुई आज मेरे कि आपके मम्मी पापा की हालात कैसी है। तो मुस्तफ़ा ने बताया कि उनके मम्मी पापा डरे हुए हैं, काफ़ी सहमे हुए हैं, और अभी वो घरों में कैद है। उन्होंने तकरीबन 1 आध महीने का राशन लेके वो घरों में कैद है, और वो उन्होंने बता दिया है कि अभी ज़्यादा संपर्क करने की कोशिश मत करना। हाँ, क्योंकि हो सकता है कि संपर्क की सारी जो कम्युनिकेशन लाइंस है वो भी थोड़े टाइम में ठप हो सकती है, बंद कर सकती है तालिबान। तो मेरे हिसाब से मुस्तफ़ा के अलावा मैंने 2-3 पेरेंट्स जो और है स्टूडेंट्स से, उनसे भी बात की, तो बहुत डरे हुए हैं, और वो लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे सेफ़ हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर, और काश हम भी इंडिया में आ जाए। तो वो लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो इंडिया की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए अभी जो करंट एनवायरनमेंट है दैट इज़ कम्प्लीटली अनसेफ। बट एक उनको कहीं ना कहीं एक मेंटल पीस है कि चलो हमारा बच्चा यहाँ पे सुरक्षित है कैंपस पे, क्योंकि यहाँ पे सारी सुविधाएं आप देख सकते हैं, और काफ़ी तकरीबन 25 से 26 अफ़गानी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। और जैसा कि आपने देखा है कैंपस पूरा मल्टीनेशनल है, यहाँ पे 50+ नेशनलिटीज़ के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है हमारे यहाँ पे। अभी एडमिशन का प्रोसेस ही चल रहा है, तो वहाँ से कुछ स्टूडेंट्स और आने वाले थे जिन्होंने एडमिशन लिया है या अप्लाई किया था, जिन्होंने एडमिशन ले लिया था वो यहाँ पहुँच चुके हैं, क्या हालात हैं? मैडम, इस बार अफ़गानिस्तान से काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस आए हुए हैं, और ज़्यादातर फ़ीमेल कैंडिडेट्स भी इस बार अप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ऐसा किया था कि हम लोग एक अफ़गानिस्तान से जब भी एक एडमिशन प्रोसेस होता है तो यूनिवर्सिटी का एक प्रोटोकॉल होता है कि कंट्री टू कंट्री वो वेरी करता है। तो जैसे अफ़गानिस्तान से अगर एडमिशन्स हो रहे तो एक प्रोटोकॉल के तहत हम लोग एडमिशन्स लेते हैं, और उसके हिसाब से हमारा एक स्टूडेंट ऑलरेडी अराइव कर चुका है। लेकिन हमारे कुछ 20 से 25 कैंडिडेट हैं जो कि वहाँ के डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने यहाँ पे मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ में अप्लाई किया था, वो लोग वीज़ा नहीं ले पा रहे, क्योंकि जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ पे अभी वो क्लोज़ हो चुकी है। तो वो स्टूडेंट्स नहीं ट्रैवल कर पाएंगे यहाँ पे, जिसकी वजह से वो काफ़ी बार यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एम्बेसी को न्यू दिल्ली में कांटेक्ट करने की कोशिश करके कैसे वो वीज़ा ले पाए और यहाँ पे ट्रैवल कर पाते हैं। लेकिन इस साल अफ़गानिस्तान के विद्यार्थियों ने बहुत बड़ी तादाद में अप्लाई किया है, लेकिन हम लोग फ़िल्टरिंग प्रोसेस से जा रहे थे, क्योंकि हमको एक अंदाज़ा था कि अफ़गानिस्तान का जो सिविल सोसाइटी और माहौल है थोड़ा अनस्टेबल है, तो हम लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ले रहे थे। तो पर ओवरऑल इंडिया में देखा जाए और पारू यूनिवर्सिटी में पिछले साल के मुकाबले इस बार 3 से 5 गुना एप्लीकेशन ज़्यादा आई है। जो ब्रेक के लिए वहाँ गए हैं और अब वहाँ फंस गए हैं, उनकी पढ़ाई का क्या होगा अब आगे? मैडम, जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड सिचुएशन की वजह से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड चल रहा है एज़ पर UGC डायरेक्टिव्स, और एजुकेशन स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो पारू यूनिवर्सिटी ऑलरेडी ऐसे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। द ओनली कंडीशन के वहाँ पे उनके इंटरनेट शुड बी वर्किंग, और अगर इंटरनेट काम कर रहे हैं तो उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम गूगल क्लासरूम के द्वारा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जहाँ तक एजुकेशन की बात है, तो एजुकेशन जो ऑनलाइन मोड का है वो तो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए अगर उनकी इंटरनेट सुविधाएं चालू रहती है तो। लेकिन जो फिज़िकल टीचिंग का एक मोड होता है जो बहुत ज़रूरी होता है, वो शायद वो मिस कर पाएंगे, और अब कब हालात सही होंगे और कब वो ट्रैवल कर पाएंगे वो अब समय ही बताएगा।
अगर हालात ज़्यादा बिगड़ते हैं और वहाँ जैसे आप अभी बता रहे थे कि हो सकता है वहाँ इंटरनेट सुविधा ठप कर दी जाए, कोई कम्युनिकेशन ना हो पाए, ऐसे हालात में उन लोगों को फिर आगे आने वाले फ्यूचर में किस तरह से उनको आगे पढ़ाई के लिए आप लोग सपोर्ट करोगे? मैडम, अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे इंटरनेट सुविधाएं सारी बंद हो जाती है, तो द बेस्ट वे है कि यहाँ से अगर हम मटेरियल फोटोकॉपी करवा के जो भी मटेरियल या जो भी नोट्स है, अगर वो हम कुरियर कर सकते हैं, और अगर पोस्टल सर्विसेज चालू रहती है अफगानिस्तान में, जो कि इवन वॉर कंडीशंस में भी पोस्टल सर्विसेज को सपोर्ट किया जाता है, तो जब भी ऐसी सिचुएशन अराइज होगी, वी विल सेंड नोट्स एंड वी विल कुरियर इट टू देम टू देयर होम कंट्रीज. दिस वुड बी अवर स्ट्रैटेजी. आखिरी सवाल है, यहाँ जो बच्चे अभी हैं उनका मेंटल स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा दिक्कत है. जैसे मैंने अभी बात की, उसमें एक स्टूडेंट ने तो कहा कि हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे, हम क्लास में नहीं जा पा रहे, तो आप उनको कैसे सपोर्ट कर रहे हो, किस तरह काउंसलिंग करते हैं, उसके बारे में? मैडम, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट जो डॉक्टर देवांशु पटेल है, उन्होंने ऑलरेडी इस पे स्टेप ले लिया था. जब न्यूज़ आई थी तो उन्होंने एक करियर काउंसलर अपॉइंट किया है और एक साइकोलॉजिकल काउंसलर भी अपॉइंट किया है, जो बच्चों से रेगुलरली मिल रहे हैं. उनके जो भी क्वेश्चंस है, उनके दिमाग में जो भी क्वेरीज है या जो भी स्ट्रेस में वो लोग गुजर रहे हैं, दे आर काउंसलिंग देम. इवन जो यहाँ पे टीचर्स होते हैं हमारे, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट फैकल्टी एडवाइजर्स करके होते हैं जो सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देखते हैं, तो वो लोग भी उनको कांस्टेंट काउंसलिंग कर रहे हैं. उनको हम लोग सिंपथाइज कर रहे हैं, हम सिचुएशन को समझ रहे हैं, हम बता रहे हैं उनको कि ये सिचुएशन से वी विल कम आउट. और जो भी उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, मॉरल सपोर्ट चाहिए, और इवन इन सम केस वेयर दे रिक्वायर सम फाइनेंशियल सपोर्ट, द यूनिवर्सिटी इज स्टैंडिंग बाय देम. हम इंटर्नशिप के द्वारा उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं. हमारा एक विद्यार्थी है मुस्तफ़ा करके, जिसको हम इंटरनेशनल एडमिशन्स में उस एज अ काउंसलर वी हैव taken him as a counselor. We have taken him. We are paying him a monthly stipend to support him financially. 10 दिनों की पूजा अर्चना के बाद आज दशामा के व्रत की पूर्णाहुति हो रही है और आज रात 12 बजे बाद विसर्जन किया जाएगा, लेकिन सार्वजनिक विसर्जन पर इस वर्ष पाबंदी है. गुजरात के साथ साथ वडोदरा में भी दशामा का पर्व भक्ति भाव से मनाया जाता है. पिछले 10 दिनों की पूजा अर्चना के बाद आज 10वें दिन विसर्जन कर व्रत की पूर्णाहुति व्रतधारी लोगों द्वारा की जाएगी. दशामा के व्रत का आज आखिरी दिन है. ऐसे में रात 12 बजे बाद दशामा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा. इस वर्ष प्रतिमाओं के सार्वजनिक विसर्जन पर तो पाबंदी लगाई गई है और सभी को अपने अपने घरों में ही विसर्जन करने को कहा गया है. इसी बीच पुलिस और प्रशासन शहर के नदी, नालों और तालाब पर मुस्तैद है. शहर भर में पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है. वैसे भी फिलहाल रात्रि कर्फ्यू चल रहा होने की वजह से विसर्जन यात्राएं संभव नहीं है. આપણે બધા જ જાણીએ છીએ, વિશ્વભરમાં જ્યારે કોરોનાની મહામારી હતી ત્યારથી જ આપણે બધાએ ધાર્મિક તહેવારની સાથે સાથે એને પણ માન્યતા, આશા અને ઉમંગ સાથે ઉજવીએ જ છીએ, પરંતુ એની સાથે થોડી મર્યાદાઓ પણ રાખી છે. અને મર્યાદાઓમાં એવું છે કે પોતાના ઘરમાં જ જે પણ આપણે ઉત્સવ ઉજવીએ છીએ, દશામાં હોય, ગણપતિ હોય, નવરાત્રિનો તહેવાર હોય, બધા જ મૂર્તિઓનું વિસર્જન આપણે પોતાના ઘરે માટીની મૂર્તિનું બનાવીને વિસર્જન આસ્થા સાથે કરીએ, એ જ આપણા લોકોની પણ માગ છે. આપણા માધ્યમથી લોકોને પણ જણાવીએ છીએ કે આવનાર સમયમાં જ્યારે ગણપતિ તહેવાર પણ આવનાર છે, તો માટીની મૂર્તિ અને સરકારની જે ગાઈડલાઈન છે 4 ફૂટથી ઊંચી મૂર્તિ નહીં, એના ઉપર પણ આપણે આગળ વધીએ. આજના દિવસે બધાને શુભેચ્છા પાઠવું છું. वीएनएम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. बने रहिए हमारे साथ. ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा. बने रहिए वीएनएम के साथ. अब युग धर्म स्टेशनरी से खरीदिए सबसे सस्ती और अच्छी स्टेशनरी ऑनलाइन. डाउनलोड आवर ऐप स्टेशनरी युग नाउ. मैल की सफाई देखो, कपड़ों की धुलाई देखो, काम में दम और दाम में कम. नर्मदे वॉशिंग पाउडर और लिक्विड अब आपके वॉशिंग मशीन के लिए भी. आत्मनिर्भर भारत की सौगात नर्मदे वॉशिंग पाउडर के साथ. वाइड रेंज क्लीनिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम नर्मदे. स्टॉकिस्ट एंड डीलर इनवाइटेड. कॉल 777-886-8149. 777-886-8149. I'm the joy. वडोदरा और मगरमच्छ का नाता पुराना है. यहाँ अक्सर रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ देखने मिलते हैं. कारेली बाग में एक ऐसा ही बड़ा सा मगरमच्छ
कैद हुआ है। वडोदरा के रिहायशी इलाकों में अक्सर मगरमच्छ देखने मिल जाते हैं। ऐसा ही एक मगरमच्छ कारेली बाग इलाके में पिछले 15 दिनों से दिखाई पड़ रहा था, जिससे लोगों में दहशत थी। घटना की जानकारी पाकर वन विभाग और प्राणी संस्था द्वारा पिंजरा लगाकर 10 फीट से बड़े मगरमच्छ को पिंजरे में कैद किया गया, लेकिन मगरमच्छ इतना बड़ा था कि उसे पिंजरे के साथ बाहर निकालने के लिए क्रेन की सहायता लेनी पड़ी। કાસમવાલા કબ્રસ્તાન છે અને ચતુરભાઈની ચાલી છે નીચે। આ બ્રિજના નીચે પાણીમાં 2 મગર દેખાયા હતા। 10 દિવસ પહેલાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। સ્થાનિકો દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે 4 કૂતરા અને 2 ભૂંડ એ મગર ઓલરેડી ખાઈ ગયો છે અને બાળકો ત્યાં રમતા પણ હોય છે। એ જાનહાનિ ન થાય એ કારણે સ્થાનિકોની રજૂઆત હતી મગર પકડવા માટે। તો ફોરેસ્ટ વન વિભાગના નિધિ મેડમને જાણ આરએફઓ નિધિ મેડમને જાણ કરવાથી એ લોકોએ પિંજરું મૂકવામાં આવ્યું હતું। ગઈકાલે પિંજરું મૂકવામાં આવ્યું અને આજે મગર પકડાઈ ગયો છે, પણ બ્રિજ હોવાના કારણે જેસીબી નીચે જવાની વ્યવસ્થા નથી, તેના કારણે પિંજરું ઉપર પણ ખેંચી શકાય નહીં, એટલે ક્રેન મંગાવી છે અને ક્રેન દ્વારા એ મગર રેસ્ક્યુ કરીને ઉપર કાઢી અને પછી આગળ એની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે। મગર ઉપર આવીને ગાય, કૂતરા, બકરી, ભૂંડ જેવાનો શિકાર પણ કરી ચૂકેલો છે અને ત્યાં કોઈ જાનહાનિ ના થાય તે માટે ત્યાંના કાઉન્સિલર શ્વેતાબેન ચૌહાણે અમારા સંસ્થાના રાજ ભાવસાર સરને વિનંતી કરી હતી અને વિનંતીના ભાગરૂપે અમે વન વિભાગના આરએફઓ નિધિબેન દવેને જાણ કરી અને તેમની ટીમ દ્વારા અમે એક પાંજરું મૂકવામાં આવ્યું હતું, જેથી કે કોઈ બાળક કે કોઈને ખેંચી ના જાય, અને એ સફળતાપૂર્વક પિંજરામાં પૂરાઈ ગયેલો છે મગર, અને એને હવે બહાર કાઢવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે। વિરોધ કશો નહોતો। વિરોધમાં એવું હતું કે પાણીમાંથી મગર કેમ કાઢો છો? મગર પાણીમાંથી નથી કાઢ્યો। આ એક નાળું છે વિશ્વામિત્રીનું, જે બહુ છીછરું નાળું છે અને લોકોના ભયને ધ્યાનમાં રાખીને કાલ ઉઠીને કોઈ જાનહાનિ ના થાય એની માટે આ કામગીરી કરવામાં આવી છે। અને એમાં અમારા જોડે અમારા રાજેશ ભાવસારશ્રી અને આરએફઓ નિધિ મેડમનો ખૂબ જ સારો સપોર્ટ છે, એમની ટીમનો પણ ખૂબ જ સપોર્ટ છે અને આ મગરને હવે રેસ્ક્યू કરીએ છીએ। एमएस यूनिवर्सिटी में इन दिनों प्रवेश प्रक्रिया जारी है। छात्र संगठन एबीवीपी ने एमएस यूनिवर्सिटी में 25% सीट बढ़ाने की मांग की है। कोरोना महामारी के चलते गुजरात सरकार ने 12वीं के छात्रों को मास प्रमोशन दे दिया है और ऐसे में बड़ी संख्या में छात्र प्रवेश के लिए एमएस यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं। इन सभी छात्रों को प्रवेश देने के लिए एबीवीपी ने एमएसयू में इस बार 25% सीटों को बढ़ाने की मांग की है। आज जेबीपी द्वारा यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस खाते मुख्यत्वे एक ज मांग अगाऊ पण 5-6 वखत रजूआत करवामां आवी छे के विद्यार्थीओनी गवर्नमेंट कोटानी सीटमां दरेक फेकल्टीमां 25% सीटनो વધારો કરવામાં આવે, પણ યુનિવર્સિટી તંત્ર હજી સુધી ઊંઘતું જ રહ્યું છે, જેથી કોઈ પણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી। જ્યારે વિદ્યાર્થી પરિષદ આજે અહીંયા આંદોલન કરે છે, રજિસ્ટ્રાર સાહેબને આવેદન આપવામાં આવે છે, ત્યારે એવું નિવેદન આપવામાં આવે છે કે અમે સીટ વધારો કરીશું, પણ ક્યાર સુધી એની બી કોઈ પણ બાહેધરી આપવામાં આવી નથી। વિદ્યાર્થી પરિષદની સ્પષ્ટ માંગ છે કે 25% સીટનો વધારો કરવામાં આવે અને ગવર્મેન્ટ શાખામાં એકલા માટે કે સામાન્ય પરિવારનો વિદ્યાર્થી પ્રાઇવેટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં જવા માટે મજબૂત ના બને, શહેર બહાર ભણવા માટે મજબૂત ના બને। જ્યારે રજિસ્ટ્રાર સાહેબ એવું કહે છે કે એમએસ યુનિવર્સિટીની અંદર જે કંઈ વિદ્યાર્થી એડમિશન લેશે અમે એને એડમિશન આપીશું। જ્યારે ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્ક જે ફેકલ્ટી છે ત્યાં 40 સીટની સામે 1000 વિદ્યાર્થીઓ ફોર્મ ભરે છે, તો યુનિવર્સિટી શું 1000 વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન આપશે? આ માત્ર ને માત્ર લોલીપોપ આપવા જેવી વાતો છે। વિદ્યાર્થી પરિષદ એ સ્પષ્ટ માંગ કરે છે કે દરેક શાખાની અંદર 25% સીટમાં વધારો કરવામાં જ આવે। રજિસ્ટ્રાર સાહેબ દ્વારા એ કહેવામાં આવે છે કે અમે 15 થી 20% સીટ વધારો કરીશું, પણ હજી સુધી કોઈ પણ બાહેધરી આપવામાં નથી આવી, ઓફિશિયલ લેટર આપવામાં નથી આવ્યો। જ્યાં સુધી આ નિર્ણય તાત્કાલિક ધોરણે લેવામાં નહીં આવે, ઓફિશિયલ પરિપત્ર નહીં આવે, ત્યાં સુધી આગામી સમયમાં વિદ્યાર્થી પરિષદ ઉગ્રથી ઉગ્ર આંદોલન કરશે। જરૂર પડશે સામાન્ય પરિવારોને પણ અમારી સાથે જોડીશું, સાઇન કેમ્પેનિંગ કરીશું, પણ વિદ્યાર્થીઓના હક માટે વિદ્યાર્થી પરિષદ લડત આપતું રહ્યું છે ને લડત આપશે જ। મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડાના એડમિશન પ્રક્રિયાના પોર્ટલનો છેલ્લો દિવસ 13 તારીખ હતી। આજે 17 તારીખ છે, એટલે સ્વાભાવિક રીતે પોર્ટલ ન ચાલે। જ્યાં સુધી વાત છે વિદ્યાર્થીઓની, એમની રજૂઆત કરવા માટે થઈ અને વિદ્યાર્થીઓ આજે આવ્યા છે। તેમની લાગણી એ છે કે કોવિડ મહામારીને ધ્યાનમાં રાખી અને પ્રોગ્રેશનના કારણે, માસ પ્રોગ્રેશનના કારણે વધારે વિદ્યાર્થીઓ ઉત્તીર્ણ થયા હોય તો એડમિશન્સ પણ વધારે થવા જોઈએ। વાત સ્વાભાવિક છે અને આને ધ્યાનમાં લઈ અને મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડાની અંદર પણ વધારાના વિદ્યાર્થીઓનો સમાવેશ કરવા માટે થઈ અને પૂરી તૈયારી છે અને જે કંઈ પણ વિદ્યાર્થીઓએ ફોર્મ્સ ભર્યા છે તે બધાને આવરી લેવામાં આવે તેની તત્પરતા પણ છે। જેની અંદર કોઈ કાઉન્સિલ્સ અથવા તો એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ અથવા તો કોટા છે એની અંદર સંખ્યા ન વધી શકે, એની અંદર ઇન્ટેક્સ ન વધી શકે, એની અંદર સીટ્સ ન વધી શકે, કેમ કે તે બંધન કરતા છે। પણ જે જનરલ કોર્સીસ છે, ગ્રાન્ટીન એડના નોર્મલ કોર્સીસ છે, જેની અંદર વિદ્યાર્થીઓનો વધારે સમાવેશ થઈ શકે, તેની અંદર 20 થી 25% સુધીની અત્યારે જ પોસિબિલિટી છે। હાલાંકि ફોર્મ્સ એટલા બધા નથી આવ્યા, 20 થી 25% વધારે ફોર્મ્સ નથી આવ્યા। એક જો દાખલો આપું તો કોમર્સ ફેકલ્ટીની અંદર જે દર વર્ષે 8 થી 9000 વિદ્યાર્થીઓનો સમાવેશ થાય છે, આ વખતે 10500 ફોર્મ્સ આવ્યા છે, 25% લેખે એ 11000 થાય, એટલે અમારી તૈયારી 11000 વિદ્યાર્થીઓને સમાવેશ કરવાની છે।
જે કોઈ પણ વિદ્યાર્થીઓએ આ જનરલ કોર્સિસની અંદર ફોર્મ ભર્યા છે તે બધાનો સમાવેશ થઈ જાય તેવી તત્પરતા છે અને વિદ્યાર્થીઓએ बच्चों को अक्सर पुलिस के नाम से डराया जाता है और ऐसे में बच्चे पुलिस स्टेशन से काफी डरे हुए होते हैं, लेकिन बड़ोदरा में बड़ोदा सिटीजन काउंसिल ने चाइल्ड फ्रेंडली रूम बनाकर एक अनोखी पहल बच्चों और पुलिस के बीच सेतु बनाने की है। गोत्री पुलिस थाने में बड़ोदा सिटीजन काउंसिल और गोत्री पुलिस थाने के सहयोग से चाइल्ड फ्रेंडली रूम का उद्घाटन किया गया है। किसी भी तरह की दिक्कतों के साथ पुलिस थाने में आने वाले बच्चे सहज महसूस करें, इस आशय के साथ बड़ोदा सिटीजन काउंसिल ने ये अनोखा कदम उठाया है। इस मौके पर डीसीपी जयराज वाड़ा, एसीपी एवी राजगौर और बड़ोदा सिटीजन काउंसिल के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। बड़ोदा सिटीजन्स काउंसिल બાળકો માટે છેલ્લા 55 વર્ષથી વડોદરામાં કાર્યરત છે અને એ સાથે મહિલાઓ માટે પણ કાર્યક્રમ કરે છે। અમારી ઘણી બધી પ્રોજેક્ટ છે, જેમ ચાઇલ્ડલાઇન છે કે સવેરા પ્રોજેક્ટ છે, જે સ્પેસિફિકલી બાળકો માટે ચાલે છે। તો એ હેતુથી જ આજે અમે લોકોએ એક પોલીસ સાથે મળીને 3 પોલીસ સ્ટેશન્સ એડોપ્ટ કર્યા છે, મકરપુરા, માંજલપુર અને ગોત્રી। તો આજે ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનમાં ચાઇલ્ડ ફ્રેન્ડલી કોર્નરનું ઇનોગ્રેશન છે, જેનું મેઇન હેતુ એ છે કે બાળકો જે પણ પોલીસના સંપર્કમાં આવે છે, મે બી થ્રુ પેરેન્ટ્સ દ્વારા એ લોકો અહીં આવે અથવા આજુબાજુના વિસ્તારના કોઈ બાળક મે બી એમ કહીએ ને કે કોન્ટેક્ટ વિથ લॉवाળા હોય કે કોન્ફ્લિક્ટ વિથ લॉવાળા હોય, જે પણ પોલીસના સંપર્કમાં આવે એ લોકો આવીને પોતાનો જે પણ પ્રોબ્લેમ્સ છે એ શાંતિથી વ્યક્ત કરી શકે અને એ લોકો એવા એક સ્પેસ મળે જ્યાં એ લોકો પોતાને સેફ ફીલ કરે। અમારા અહીંયા કાઉન્સલર્સ પણ રહેશે, જે કદાચ કાઉન્સલિંગની જરૂર પડે અથવા બાળકોને કોઈ પણ રીતથી તકલીફ નડતું હોય ને એ લોકોને હેલ્પની જરૂર પડે તો એ લોકો પણ અહીંયા રહેશે। તો ઇટ્સ લાઈક એનજીઓ અને પોલીસના એક કોલેબોરેશન છે, જેનાથી આપણે વડોદરાને એક ચાઇલ્ડ ફ્રેન્ડલી અને ચાઇલ્ડ સેફ સ્પેસ બનાવી શકીએ છીએ। ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનમાં વડોદરા સિટીઝન કાઉન્સિલની મદદથી અમે ચાઇલ્ડ કોર્નરનું ઉદ્ઘાટન કરેલ છે, જે પોલીસ સ્ટેશનમાં આવતા અરજદાર, ફરિયાદી, પોલીસ સ્ટેશનમાં કામ કરતા કર્મચારીઓ અને બીજી વિઝિટ લેતા બાળકોને એન્ટરટેનમેન્ટ માટે ઉપયોગી થશે। હાલમાં તો પોલીસથી બીતા હોય એવું ઓછું જોવા મળી રહ્યું છે અને છતાં પણ અમારો આ એ જ પ્રયત્ન છે કે પોલીસ પ્રત્યે બાળકને ડર હોય તો એ ઓછો થાય। गुजरात में श्रावण महीने के उपलक्ष्य में शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है और उसी के चलते सोमनाथ की महादेव मंदिर में भगवान के अलौकिक श्रृंगार भी किए जा रहे हैं। गुजरात में सोमनाथ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर सौराष्ट्र में स्थित है, जहां आम दिनों में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन हेतु पहुंचते हैं और इन दिनों श्रावण का महीना चल रहा है। श्रावण महीने में श्रद्धालु सोमनाथ महादेव के दर्शन कर निहाल हो रहे हैं। यहाँ रोज रोज भगवान के शिवलिंग के अलौकिक श्रृंगार किए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में भक्त इस अलौकिक श्रृंगार को देखने का लाभ भी ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवूसिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा लेकर पाटण पहुंचे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाया। मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्री इन दिनों जन आशीर्वाद यात्रा पर है। जन आशीर्वाद यात्रा के तहत केंद्रीय मंत्री देवूसिंह चौहान गुजरात के पाटण पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पाटण के नए सर्किट हाउस में केंद्रीय मंत्री चौहान ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कई मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जन आशीर्वाद यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। जन आशीर्वाद यात्रा ये जनजनना आशीर्वाद मेळववा माटे यात्रा छे। गई काले शक्तिपीठ आरासुर अंबाजी माताजीना आशीर्वाद लईने आ यात्रानो प्रारंभ करवामां आव्यो अने गुजरातना उत्तरना भागमां वसेला जिल्लामांथी आ यात्रानो प्रारंभ थयो त्यारे बनासकांठा जिल्ला उपरांत आजे पाटण जिल्लामां पण आ यात्रा आवी छे। त्यारे आजे वहेली सवारे समाज माटे पोताना प्राणनो पण त्याग करनार, प्राणनी आहुति आपनार वीर मेघमायानी भूमि पर જ્યારે આશીર્વાદ લેવા ગયો ત્યારે અનેક પ્રકારની ઉર્જા મેળવી હોય એવો અનુભવ થયો। પાટણનો ઇતિહાસ તો આપ સૌ જાણો છો। સૈકો પહેલાં પાટણ એ રાજધાની રહી છે। એ ચાહે માલવ પ્રદેશ સુધીનો સોલંકી વંશનો કાળ હોય કે તત્કાલીન ગુજરાતની રચના થઈ ત્યારે પણ પાટણ પાટનગર તરીકે અને આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે પાટણની આ ઐતિહાસિક ધરોહરનું સ્થાન આપણને સૌને ગૌરવ થાય એવી રીતે
વર્લ્ડ હેરિટેજમાં પણ સમાવેશ છે. યુનેસ્કોએ પણ એનો સમાવેશ કર્યો છે. પાટણની અનેક વાત કહી શકાય છે, પરંતુ જ્યારે હું આશીર્વાદ યાત્રાના ભાગરૂપે આ બધાની વચ્ચે આવ્યો છું ત્યારે જનપ્રતિનિધિને જન્મ આપનાર પણ જનતા હોય છે. જેમ જનેતા આપણો જન્મ આપે છે એમ જનતાના આશીર્વાદ થકી જ જનપ્રતિનિધિનો જન્મ થતો હોય છે. પરંતુ એ જનપ્રતિનિધિએ સમયકાળ દરમિયાન પોતે જનતાના આશીર્વાદ લેવા માટે પણ નીકળતા હોય છે. આજનો આ પ્રસંગ એવો છે કે દેશના શ્રદ્ધેય વડાપ્રધાન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે જ્યારે મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ કર્યું અને નવું મંત્રીમંડળ બનાવ્યું ત્યારે આ મંત્રીમંડળમાં એવા લોકોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો કે જે લોકોને મુખ્ય ધારામાં આટલી મહત્ત્વની જવાબદારી આપવાની તક ઇતિહાસમાં પહેલીવાર કોઈ વડાપ્રધાને આપી છે. સમાજના તમામ વર્ગોનો સમાવેશ કરવો. ઇવન 11 તો મહિલાઓ કોઈ ભારત સરકારના મંત્રી હોય એવી ઘટના પહેલીવાર છે. દેશના અનેક છેવાડાના પ્રાંતમાંથી પણ प्रतिनिधित्व આપવામાં આવ્યું છે. देश दुनिया में इन दिनों एक ही चर्चा है और वो है अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा। तालिबानी हुकूमत से अफगानिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से और राजधानी काबुल पर कब्जे के बाद आज तालिबान की ओर से नई सरकार को लेकर घोषणा की जा सकती है। उम्मीद की जा रही है कि मुल्ला बरादर को नया राष्ट्रपति बनाया जाएगा। चीन, रूस, तुर्की और पाकिस्तान नई तालिबान सरकार को मान्यता देने की बात कह चुके हैं। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अफगानी नेताओं पर हमला बोला है। उन्होंने राष्ट्रपति के देश छोड़ने के कदम की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कब तक अमेरिकी सैनिक अपनी जान देते रहेंगे। वहीं इसी बीच तालिबान ने अफगान सरकार के लिए काम कर रहे देश के सभी सरकारी कर्मियों को आम माफी देने की घोषणा की है। संगठन ने अपील की है कि सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी काम पर लौटे और सामान्य स्थिति को बहाल करें। तालिबान ने सरकारी कर्मियों को कोई भी सजा न दिए जाने का आश्वासन दिया है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने के लिए अफगानिस्तान सेल का गठन किया है। अगर किसी को भी मदद चाहिए तो भारत से वो 9717785379 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं अफगानिस्तान में तैनात रूसी राजदूत दिमित्री ज़िरनोव ने तालिबान के आचरण की प्रशंसा की। उनके दृष्टिकोण को अच्छा, सकारात्मक और व्यापार जैसा बताया है। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी इस्लामी समूह ने पहले 24 घंटों में काबुल को पिछले अधिकारियों की तुलना में अधिक सुरक्षित बना दिया है। पाकिस्तान और चीन भी पहले ही तालिबान का समर्थन कर चुके हैं। वहीं भारत, अमेरिका समेत के विश्व के अन्य देश लगातार तालिबान के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं। हिंदू धर्म में शिव जी की पूजा अर्चना का महत्व काफी दर्शाया गया है और श्रावण महीने में शिव जी की पूजा की काफी महत्ता है। ऐसे में गुजरात के शिव मंदिरों में भाविक भक्त श्रद्धा के साथ उमड़ रहे हैं। जूनागढ़ के विसावदर से 7 किलोमीटर दूर विश्व प्रसिद्ध सताधार धाम है, जहां बिलेश्वर महादेव मंदिर लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहां श्रावण महीने में हजारों भक्तजन भगवान के दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। पादरा के झंडा बाजार में अचलेश्वर महादेव मंदिर है। वहां सावन महीने के उपलक्ष्य में रुद्राक्ष और घी के कमल के साथ शिवलिंग बनाया गया, जिसे देखने हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। यहाँ पौराणिक अचलेश्वर महादेव मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है और श्रावण महीने के उपलक्ष्य में लगातार भक्तजन मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सुरेंद्रनगर के लखतर के पलसाणा गांव में श्रावण महीने के चलते भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। यहां तलसाणिया महादेव मंदिर में 1000 किलो फूलों की रंगोली की गई। मंदिर को भी भव्य रूप से सजाया गया। सैकड़ों भक्तजन यहां मंदिर में दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं।
भावनगर के भंडारिया में प्रसिद्ध गंगेश्वर महादेव मंदिर है जो काफी पुराना है। कुदरती माहौल के बीच बसा ये पौराणिक मंदिर 200 साल से भी पुराना है और इस मंदिर का अपना पुराना इतिहास है। श्रावण महीने के उपलक्ष्य में यहाँ बड़ी संख्या में भक्त देखने मिल रहे हैं। जूनागढ़ के विसावदर में पौराणिक काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर है जहां श्रावण महीने के उपलक्ष्य में बर्फीले बाबा का श्रृंगार किया गया। अमरनाथ की तर्ज पर शिवलिंग को सजाया गया जिसे देखने सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंचे। देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है और ऐसे में देश में विधानसभा चुनाव का माहौल बनाने के लिए मोदी मंत्रिमंडल के नए केंद्रीय मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा लेकर गांव-गांव पहुंच रहे हैं। देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में मोदी जी के मंत्रिमंडल में शामिल नए केंद्रीय मंत्री भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। इसी के तहत अहमदाबाद के धंधुका में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंची जहां केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र पुंजपारा, राजनेता भरत पंड्या समेत के भाजपा नेताओं की उपस्थिति रही। इस मौके पर युवा मोर्चा ने बाइक रैली का आयोजन किया। कार्यक्रम के बाद धंधुका के आरएमएस अस्पताल में 10 लाख रुपए के डोनेशन से एक वेंटिलेटर का लोकार्पण भी किया गया। जैसे कोरोना वायरस लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है वैसे ही फसल को भी अलग अलग तरह के वायरस नुकसान पहुंचाते हैं। करजण में फसल बर्बाद होने से अब किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। करजण के शिनौर में वायरस से किसानों की फसल को नुकसान हो रहा है जिससे किसान चिंतित है। इस मामले नुकसानी का सर्वे कर मुआवजे की मांग किसान कर रहे हैं। इस मामले प्रांत अधिकारी को आवेदन भी दिया गया। અમે સૌ કરજણ સિનોર તાલુકા પંથકના ખેડૂતો ભેગા મળી આજે મામલતદાર સાહેબ પ્રાંત સાહેબને કરજણ ખાતે આવેદનપત્ર આપવા આવેલ છે જેમાં વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં કપાસ તથા અન્ય તુવેર દિવેલા શાકભાજીના દરેક પાકોની અંદર વાયરસની ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં અસર જોવા મળી છે જેના ભાગરૂપે કેટલાક ખેડૂત બંધુઓ તો ત્રાહિમામ પોકારી અને કપાસના છોડ અન્ય ખેતીના પાકો કાઢી પણ નાખવા માંડ્યા છે, દેવાદાર બન્યા છે। માટે 13/8/2020ના રોજ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડની ટીમ તથા આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીની અધિકારીઓ દ્વારા આ તાલુકામાં તપાસ કરવામાં આવી હતી જેના ભાગરૂપે સરકારશ્રીમાં કહેવામાં પણ આવ્યું છે કે આ કોઈ ખેડૂતની ભૂલ નથી પરંતુ કોઈ કંપનીના વાયરસ દ્વારા બનેલું છે। માટે અમો સૌ આવેદનપત્ર દ્વારા સરકારશ્રીમાં કહેવા માગીએ છીએ સૌ ખેડૂતોની હૈયા વરાળ છે કે અમારી આર્થિક પરિસ્થિતિ સુધરે અને અમે આર્થિક રીતે પાયમાલ ન બનીએ તે માટે સરકારશ્રીને નિવેદન કરીએ છીએ કે વહેલામાં વહેલી તકે આર્થિક પેકેજ કરજણ સિનોર તાલુકાના પંથકમાં આપવામાં આવે તથા આ જે વાયરસના કારણે જે નુકસાની થઈ છે તે કંપનીઓની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી આ જીવન માટે તેમને બંધ કરવામાં આવે જેથી ભવિષ્યમાં જગતના તાતને ખોબલે ખોબલે રોવાનો વખત ના આવે। માટે આ જો નહીં કરવામાં આવે તો અમે થોડા દિવસો બાદ એટલે કે 10-15 દિવસ બાદ જ્વલનકારી આંદોલન પણ આપશું જેના ભાગરૂપે સરકારશ્રીને નિવેદન કરવા માગીએ છીએ કે વહેલી તકે અમને આર્થિક પેકેજ જાહેર કરશો। सुरेंद्रनगर के लखतर में आयोजित होने वाला लोक मेला इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते आयोजित नहीं किया जा रहा है। सुरेंद्रनगर के लखतर में 100 साल से भी ज्यादा सालों से श्रावण महीने में लोक मेला आयोजित होता रहा है जो इस वर्ष भी कोरोना महामारी के चलते बंद रखा गया है। लेकिन सरकार की गाइडलाइन के तहत यहां समाधि के दर्शन खुले रखे जाएंगे। लखतर स्टेट के करण सिंह जी वजीराज सिंह जी महाराज द्वारा कई सामाजिक कार्यों को अंजाम दिया गया था और उन्हीं की समाधि पर यह मेला आयोजित होता है जो पिछले 2 सालों से नहीं आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे देश के बड़े राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और उसी के तहत भाजपा द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा आयोजित की गई है। एक ऐसी ही जन आशीर्वाद यात्रा सुरेंद्रनगर के लिमड़ी पहुंची।
भाजपा के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र मुंजपुरा की अध्यक्षता में आयोजित जन आशीर्वाद यात्रा सुरेंद्रनगर के लिबड़ी पहुंची, जहां गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों को जन आशीर्वाद यात्रा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके तहत सुरेंद्रनगर के जिला सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र मुंजपुरा लिमड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने व्यापारी एसोसिएशन के साथ संवाद किया और विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए भाजपा की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कुंवर जी बावड़िया, विधायक किरीट सिंह राणा और भाजपा के अन्य नेताओं की उपस्थिति रही। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदीना मंत्रिमंडळना विस्तरण पछी पहली वखत गुजरातना नवनियुक्त 2 કેબિનેટ મંત્રી, 3 રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી, 5 લોકોનો ગુજરાતના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં જન આશીર્વાદ યાત્રાના સ્વરૂપે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કાર્યક્રમ નક્કી કર્યો છે। 16, 17, 18, 19, 20 અલગ અલગ મંત્રીઓ અલગ અલગ દિવસે યાત્રા શરૂ કરવાના છે। આજે પ્રથમ દિવસે મુંજપરા સાહેબ કે જેઓ મહિલા બાળ વિકાસ અને આયુષ એના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકે એમની નિયુક્તિ થઈ છે। આજે આખો દિવસ સવારથી વ્યાપક જન સમર્થન જન આશીર્વાદથી કાર્યક્રમમાં રાત્રે લીંબડી ખાતે એમનું નાઇટ હોલ છે। આજની જન આશીર્વાદ જનસભામાં હું પણ ખાસ ઉપસ્થિત રહી સમગ્ર ગુજરાત વતી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈનો પણ આભાર માન્યો છે અને મુંજપરા સાહેબને પણ બહુ બહુ શુભકામનાઓ પાઠવી છે। સર, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વરસાદ નથી, ખેંચાઈ ગયો છે, તો શું અસરગ્રસ્ત જાહેર કરશો ખરા? સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાને આખા ગુજરાતમાં વરસાદ ખેંચાણો છે, એટલે યોગ્ય સમયે યોગ્ય નિર્ણય કરીશું, પણ હજી આશા છે કે વરસાદ આવશે। સાહેબ, આ 22ની તૈયારી છે? અમે કોઈ ચૂંટણીલક્ષી ક્યારેય કામ કરતા નથી, અમે કાયમ તૈયારી સાથે જોઈએ છીએ, કારણ કે પ્રજાની વચ્ચે રહેવું, પ્રજાની વચ્ચે જવું, સરકાર હોય કે સંગઠન હોય, અમે કાયમ કામ કરીએ છીએ। કોંગ્રેસ જ માત્ર ચૂંટણી ઉપર દેખાય છે, અમે 5 વર્ષ પ્રજા વચ્ચે અલગ અલગ સ્વરૂપે કાર્યક્રમો કરી અને સતત પ્રજા વચ્ચે હોય છીએ। पिछले 1.5 साल से कोरोना महामारी से देश दुनिया परेशान है। ऐसे में वडोदरा में रघुवंशी लोहाणा समाज द्वारा कोरोना महामारी के निर्मूलन के लिए धार्मिक आयोजन किया गया। वडोदरा के इलोरा पार्क में जलाराम रघुवंशी लोहाणा कम्युनिटी सेंटर है। वहां खतेश्री रघुवंशी लोहाणा महिला मंडल द्वारा लघु रुद्राभिषेक पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चार से पूजा करते हुए देश दुनिया को कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की गई। આજે અમારો રઘુવંશી સમાજના ભવનની અંદર ઘણા સમય પછી આ ધાર્મિક કાર્યક્રમ થવા જઈ રહ્યો છે। સરસ રીતે મહિલા મંડળ અમારું છે એણે આયોજિત કરેલા કાર્યક્રમ લઘુરુદ્ર આજે સોમવાર છે, શ્રાવણ અષ્ટમી છે, બહુ શુભ આજનો તહેવાર છે અને આજના દિવસે મહાદેવને આપણે અહીંયા આમંત્રણ આપ્યું અને મહાદેવનો લઘુરુદ્ર આપણે મહિલા મંડળ દ્વારા આયોજિત થયો। લગભગ 45 થી 50 પાટલા એની અંદર રાખી અને બધાએ પૂજા અભિષેક કર્યો છે। મહાદેવ તો મોટા દેવ છે, દેવોના દેવ કહેવાય। એ મહાદેવનો તો આખો શ્રાવણ મહિનો છે, પણ દુનિયાની અંદર જે કોરોના નામનો મહારોગ આવ્યો, કારણ કે શંકર ભગવાન છે નીલકંઠ છે, એણે વિષ પીધું છે, વિષ સમાયું છે અને આ દેશને, દુનિયાને, જગતને, બ્રહ્માંડને વિષ મુક્ત કર્યું છે। ત્યારે આ કોરોના જેવા વિષમાંથી આપણને બધાને સુરક્ષિત રાખે, વિષ મુક્ત કરે, વહેલી તકે આ કોરોના જ્યાં આવ્યો ત્યાં પાછો જતો રહીએ ને સમાઈ જાય એવી મહાદેવ પાસે આપણે પ્રાર્થના કરીએ। અને આજના અમારા સમાજના કાર્યક્રમની અંદર બહુ ઉત્સાહપૂર્વક દરેકે ધર્મપ્રેમી ભાઈઓ બહેનોએ ભાગ લીધો, મહાદેવનો અભિષેક કર્યો અને એનું અવભાગ્ય અમને મળ્યું। જય જલારામ। શ્રી રઘુવંશી લોહાણા મહિલા મંડળ દ્વારા આજે રુદ્રાભિષેકનો કાર્યક્રમ છે શ્રાવણ મહિના નિમિત્તે, અને અત્યારે જે કોરોનાની મહામારી ચાલી રહી છે એમાંથી આપણે મુક્ત થઈએ અને બસ
ફરીથી બધા જ દુનિયામાં સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિ સાથે સ્વસ્થ રહીએ એવી એક ભાવના સાથે અમે લોકોએ આ એક સુંદર આયોજન કર્યું છે, પૂજાનું આયોજન કર્યું છે. અને આ શ્રાવણ મહિનામાં આપણે લઘુરુદ્ર પછી મહાદેવજીનો અભિષેક એ બધું કરતા હોઈએ છીએ. તો મહિલા મંડળ દ્વારા સમૂહ લઘુરુદ્ર અભિષેકનું અમે લોકોએ આયોજન કર્યું છે. એમાં 45 પાટલા નોંધાયા છે. 45 બહેનોએ એમાં ભાગ લીધો છે અને બ્રાહ્મણોના મંત્રોચ્ચાર સાથે અમે સરસ રીતે એક પૂજન કરી રહ્યા છે, એ આપ જોઈ રહ્યા છો. पश्चिम बंगाल के मालदा के हरिश्चंद्रपुर के एक गांव में बुजुर्ग महिला को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए कमीशन के आरोप तृणमूल नेताओं पर लगे हैं. पश्चिम बंगाल के मालदा के हरिश्चंद्रपुर के बैशा गांव में रहने वाली सावित्री ओराव ने तृणमूल के युवा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं. दरअसल इस गरीब महिला को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा था, जिसमें तृणमूल के तीनों युवा नेता हिस्सेदारी मांग रहे थे. हिस्सेदारी से इनकार किए जाने पर महिला से मारपीट की गई, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज हुई है. एक वृद्ध महिला के मारधर करार अभियोग জোরপূর্বক ভাবে ফিঙ্গারপ্রিন্ট লাগিয়ে টাকা আত্মসাৎ করেছেন 12,000 টাকা। আপনি আর তা আপনার সঙ্গে দুইজন ছিল বলে অভিযোগ, কি বলবেন এই ব্যাপারে? এগুলো প্রথমত সব ভিত্তিহীন খবর। রাতের অন্ধকারে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল আপনার বিরুদ্ধে, সেটা প্রমাণ হয়ে গেছিল, সেটা বুথে গিয়েই প্রমাণ হয়ে গেছিল যে কাটমানিটা কে নিয়েছিল। প্রত্যেকটা বুথেরই কর্মীরা, কিন্তু বারবার এরকম অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে কেন উঠছে? যেহেতু ওই বুথটা হচ্ছে মানে বিজেপিতে প্রায় আদিবাসী একটা বুথ আছে, ওটা প্রায় বিজেপিতেই হয়ে আছে। আপনার নাম? আমি সোনু ভাস্কর। কি দায়িত্বে আছেন আপনি তৃণমূলের? আমি তৃণমূলের যুব এক্সিকিউটিভ মেম্বার। আমি শুনেছি এই ব্যাপারে একজন বৃদ্ধ মহিলা সাবিত্রী ওরাও তার অভিযোগ এসছে। তবে আমি বলতে চাই তৃণমূলের যে কেউ থাকুক না কেন এইসব জিনিস বরদাস্ত করা হবে না। তারা যদি আমি শুনেছি, আজকে আমি তার বাড়ি কালকে যাবই, আর কালে গিয়ে দেখবো তাদের সমস্যাটা কী। আর তারা যদি সত্যিকারে জড়িত আছে তাদের বিরুদ্ধে আমি বিডিও সাহেবকে বলবো, আইসি সাহেবকে বলবো যেন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বরদাস্ত করা হবে না, এইসব কোনো দিনই বরদাস্ত করে না। তবে আমাদের নাম ভাঙিয়ে অনেকজন তৃণমূলের নেতা হয়ে যাচ্ছে, এটা ঠিক নয়। তো এখন বলছে সবাই তৃণমূল ভোটের পরে, তো জায়গায় দেখা যাবে। ওখানে আমরা অলরেডি ভোটও কম পেয়েছি ওইসব বুথে। তো কারা জড়িত আছে তাদের বিরুদ্ধে দল ব্যবস্থা নেবে, এইটুকু আপনাকে গ্যারেন্টি দেব। এর আগেও সোনু ভাস্কর আর যেগুলো নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছে, রাতের অন্ধকারে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল প্রায় 6 মাস আগে। তো কী বলবেন, কীভাবে দেখছেন এই বিষয়গুলো? শুনুন, এই বিষয়ে আমরা অতটি কর্ণপাত করিনি, ছোটো মোটো প্রবলেমগুলো ছিল। যখন আপনারা এসছেন আর এটা কমপ্লেনও হয়েছে, তো আমরা এটাকে সত্যি ভালো করেই দেখবো কি কী ব্যাপার আছে। বলছি আমাদের সরকার গরিবের সরকার। আজকে দুয়ারে সরকার করে যে সব জিনিস করা হচ্ছে, মমতা ব্যানার্জি সরাসরি গরিবের হাতে পৌঁছে দিতে যাচ্ছে। তারা যদি উপযুক্ত দোষী হয়, এই টাকাও যদি নিয়ে থাকে, তো কী করে ঘোরানো যায় তার ব্যবস্থাটা আমরা করে নেব। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে বুলবুল। गुजरात में श्रावण महीने के उपलक्ष्य में विभिन्न धार्मिक आयोजन लगातार किए जा रहे हैं। इसी के तहत राजकोट के उपलेटा के श्री राम मंदिर में 1008 दियों की महाआरती की गई। राजकोट के उपलेटा में श्रावण माह के उपलक्ष्य में श्री राम मंदिर में 1008 दियों की महाआरती की गई। महाआरती के जरिए शिव जी की पूजा अर्चना करते हुए भक्तों ने मंगल कामना की। बड़ी संख्या में भक्तजन 1008 दियों की महाआरती में शामिल हुए। श्री बड़ा बजरंग राम मंदिर હનુમાનજી મંદિરનું ટ્રસ્ટ દ્વારા દર શ્રાવણ માસે અહીંયા 1008 દીવાની આરતી ઉતારવામાં આવે છે। શ્રી બડા બજરંગ રામ મંદિર આશરે 90થી 100 વર્ષ પ્રાચીન છે। આ મંદિરની અંદર શ્રી હનુમાનજી મહારાજ, રાધે કૃષ્ણ અને બિલેશ્વર મહાદેવ, રામ લક્ષ્મણ જાનકી બિરાજે છે। અને દર શ્રાવણ માસે અમારે જ્યારથી આ મંદિરના મહંત શ્રી કિશનદાસ બાપુ જ્યારથી ચાદરવિધિ થઈ છે ત્યારથી 1008 દીવાની આરતી કરવામાં આવે છે। અને સાથે અમારા મહંત શ્રી નારાયણદાસ બાપુ પણ એટલા જ હેત પ્રેમથી સેવા કરે છે। અહીં શ્રાવણ માસમાં અનેક ભક્તો બિલેશ્વર મહાદેવને માથું ટેકવી પોતાની માનતા પૂરી કરે છે। આ મંદિર વર્ષો જૂનું મંદિર છે। આ મંદિર જનતા બાગની પાસે બિલેશ્વરનું મંદિર આવેલું છે। આ મંદિરની અંદર અનેક નાના મોટા તહેવારો ઉજવવામાં આવે છે। આ મંદિરે
શ્રાવણ મહિનાનો બીજો સોમવાર હોવાથી 1008 દીવડાની જ્યોત પ્રગટાવવામાં આવે છે. તેમાં અનેક નાના મોટા ભાઈ બહેનો દીપમાળાના દર્શનનો લાભ લઈ રહ્યા છીએ. આ મંદિરે સવાર સાંજ બહુરી પ્રમાણે ભક્તો દર્શને આવે છે. આ મંદિરના અમારા શ્રી મહંત કિશનદાસ બાપુ ભગવાને વસ્ત્રો અને ફૂલોથી શણગાર આપે છે. આ મંદિરની અંદર અનેક નાના મોટા તહેવારો ઉજવવામાં આવે છે, જેવા કે મહાશિવરાત્રિ, રામનવમી, હનુમાન જયંતિ, જન્માષ્ટમી, ગુરુ પૂર્ણિમા, ફૂલકાજી અનેક તહેવારો ઉજવવામાં આવે છે. ગુરુ પૂર્ણિમા અને હનુમાન જયંતિના દિવસે મહાપ્રસાદનું આયોજન કરવામાં આવે છે. તેમાં હજારો भक्तों आ प्रसाद नो लाभ ले छे। वीएनएम के समाचार अब आप यूट्यूब और फेसबुक के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। डेली हंट, IPTV, जॉय टीवी और रॉक टीवी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वीएनएम की न्यूज 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।